उसको हमने ऐड किया है आपके नारे छोड़। अच्छा जी, हम लाइव हैं, तो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे बट वी आर लाइव, है ना? है ठीक है, सही। तो वी आर ऑन द फेसबुक, राइट? आप सही चल रहा है। फेसबुक पे भी आ रहा है और मेरा ख्याल है फिलहाल वो स्टार्ट नहीं हुआ कि टेलीविजन वाला। आप लोग भाई कैमरा ऑन कर लें। जी मैं अपने कैमरा, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग इंशाल्लाह। तो एक सामने आ जाए ना, हम लोग आपको एड्रेस हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़कीउद्दीन अहमद है और मैं हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी। हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो यहाँ पे मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और हमारी इस प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने के लिए मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऑब्वियसली, जैसा कि हमने आपको पहले आपसे शेयर किया है, कोविड-19 से रिलेटेड है और हम एक नेशनल सर्वे जो है वो लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलकर इस नेशनल सर्वे को जिन्होंने प्रिपेयर किया है, डेवलप किया है और इसको हम मिलकर ही इंशाल्लाह एग्जीक्यूट भी करेंगे और इसकी जो पब्लिकेशन है वो हमारी जॉइंट पब्लिकेशन भी होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जिसने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और फिर पीमा ने हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को अपने साथ जो है वो दावत दी कि इसमें कोलैबोरेट करें और हेल्थ लैब और NIH आर नाउ द कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ पीमा के प्रेसिडेंट और पीमा के ओहदेदार हम मौजूद हैं, अब वो भी इस पे रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली जो सर्वे है ये उन अफराद के लिए है पूरे पाकिस्तान में जो कोविड-19 के सिम्टम्स के बाद जिन्होंने टेस्ट करवाए हों। वो टेस्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन टेस्टेड पेशेंट्स का ये सर्वे है और नेशनल सर्वे है। और इसके बहुत सारे इसके जो फॉर्म के एस्पेक्ट्स हैं, डॉक्टर नवीद जो पीमा से इनका ताल्लुक है वो अपना तारुफ भी कराएंगी और वो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगी। शी विल हेल्प मी टू डू दैट। ये बेसिक तारुफ था, इंट्रोडक्शन था ऑफ द पर्पस जो हम यहाँ बैठे जिस वजह से। तो मैं अब चाहूँगा कि डॉक्टर नवीद अगर आप काइंडली इस सर्वे की डिटेल्स हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड से शेयर कर लें। डॉक्टर नवीद अपना तारुफ भी करा दीजिएगा, डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर नवीद भट्ट हूँ और बेसिकली फिजिशियन पीडियाट्रिक्स हूँ और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर हूँ जो पीमा की ख़वातीन विंग का हिस्सा है। और उसमें हमारा एक रेगुलर पार्ट होता है जिसमें हम कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन जो है उसका पार्ट है और उसके तहत हम मुल्क भर में एजुकेशन के मंसूबे भी शुरू करते हैं और जो भी नेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं उनके हिसाब से। तो वीवर हम तकरीबन जनवरी फरवरी से ये देख रहे थे कि दुनिया के ममालिक में एक मर्ज़ है जो आ रहा है
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम के फरवरी एंडेड और मार्च शुरू हुआ तो हमने देखा कि वो हम तक भी आ पहुंचा और एक पेंडेमिक सूरत हाल थी। हम अच्छे भले हॉस्पिटल्स में काम करते करते हमने देखा हॉस्पिटल्स की वर्किंग चेंज हो गई, कोविड वार्ड्स एंड देन कोविड हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ बनना शुरू हुआ और हमारे घरों तक ये नौबत आ गई कि ये आ गई और हम खुद फ्रंट लाइनर्स होते। तो उसमें हमने फिर ये सोचा और हमारे प्रेसिडेंट और माशाल्लाह एवरीबडी साइटेड और हेल्प अस की जो इस पे बात होनी चाहिए। बात क्या हमने रखी कि हम एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सा एक सर्वे करें और हर बंदा जिसने टेस्ट करवाया है वो इसका एलिजिबल होगा कि वो इसमें शामिल हो। और उसमें तकरीबन हमारे पास कोई 22 वेरिएबल्स हैं जो हमने इसमें लिए हैं और फर्दर उसके रिवीजन होकर तकरीबन 66-67 जवाबात हैं जो हमें देने होंगे और उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आएंगी मकसद ये था कि ओरिजिनल पाकिस्तानी डाटा होना चाहिए जो लोकली भी हो, जिसको हम कंपेयर कर सकें जो हमारे एशियन कंट्रीज में हो रहा है और जो वर्ल्ड ओवर हो रहा है, तो हम प्रेजेंट करने वाला एविडेंस बेस्ड डाटा जो है वो जमा कर सकें। और उसमें करना हमने यही है कि डिफरेंट एजेस हैं, बोथ द जेंडर्स आर इंक्लूडेड और उसके बाद के टेस्ट जो है वो क्यों कराया जा रहा है। टेस्ट जो है वो क्या इसलिए कि वो खुद मरीज है या उसको किसी तीमारदार की सूरत में, फ्रंट लाइनर की सूरत में, या अब हम ये देखते हैं कि हर सर्जरी से पहले ये कंपल्सरी हो गया है कि आप पीसीआर जो है करवाएं ताकि इन्फेक्शन फैले ना। और या फिर ये कि आपको जॉब मिलने के लिए जब जाते हैं आप तो वो कहते हैं आप कोविड करा के बिकॉज इट इज पेंडेमिक। एवरीबॉडीज नीड इज दिस कि वो इवेलुएट हो जाए और उसके साथ फिर उसकी आउटकम। फिर हमने ये देखा कि हमारी मुल्क में बहुत सारी कोमॉर्बिड्स चल रहे होते हैं, डायबिटिक्स हैं, कैंसर पेशेंट है, वो एक पूरी लिस्ट है कोमॉर्बिड्स की। तकरीबन हमने 12 कोमॉर्बिड्स जो है वो उसमें रखे हैं जिसको हम टेस्ट करेंगे। और फिर हमने देखा कि घर घर की ये बात हो गई कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था इसका फियर था, इसका डिनाइल था, कोई मानने को तैयार नहीं और कोई जो है उसकी वजह से अनड्यू फेयर में मुब्तला है। और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम रिलीजियसली भी देख रहे थे और हम दूसरी तौर पर भी। तो तकरीबन 17 वेरिएबल्स हैं जो और वो लगा जब हमने वेरिएबल्स चूज किए तो वो साइकियाट्रिस्ट जो हैं उनकी मदद से ही किए गए। और फिर इन्वेस्टिगेशंस और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज नीडेड वो सब इंक्लूड किए गए। और हम चूंकि ये पब्लिक में जा रहे थे करने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इसको बहुत साइंटिफिक ना रखें। डॉक्टरी के जो हम करते हैं सर्विस वो फिर हम हॉस्पिटल बेस करते हैं जिसका जवाब डॉक्टर ने या मेडिकल स्टाफ ने देना। तो पब्लिक के व्यू से भी हमें ये ज़रूरी था कि इसको बहुत आसान आम फहम रखा जाए और इसके रिजल्ट्स भी जो है वो सिग्निफिकेंट भी थे। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने आपने देखा होगा कि हमने दोनों लैंग्वेजेस में इसको किया है। और उसके बाद फिर ये था कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस, देयर आर मेनी, सिर्फ डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं ली गई, हर तरह के तरीक़ाकार जो है ना आजमाई जा रहे थे। सोशल मीडिया पे भरमार थी इलाज में, यू टॉक टू एनीबॉडी और वो आपको एक पूरा तरीक़ाकार बता देते थे कि जी इलाज कैसा मुमकिन है और क्या क्या हो सकता है। सो तकरीबन 9 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने इसमें रखी हैं कि लोगों ने क्या क्या चूज़ की हैं और एक से ज़्यादा भी चूज़ की हैं। एंड देन वाज द आउटकम कि क्या हो सकता है कि शुरू में जिसका टेस्ट हुआ है उसका कोविड पॉजिटिव ही ना आए, तो आउटकम में आएगा कि वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं था, इफेक्टिव नहीं था पर्सन। क्या वो इफेक्ट हुआ, क्या वो अटेंडेंट था, क्या वो होम केयर के बाद ठीक हो गया पर्सन या कोई कॉम्प्लिकेशंस के बाद हुआ, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसके बाद फिर एक फॉर्म आ रहा था जो हमारे पास टेस्ट रनिंग के बाद आया कि अगर डेथ अगर किसी की हो जाती है तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। तो क्या वो उनको कैसे इंक्लूड किया जाए। फिर हमने उसमें डाला कि केयर गिवर या जो person other than that patient can also be included. So death with complication हॉस्पिटल में हो गई, घर में हो गई, ये सारे एस्पेक्ट तो तकरीबन आउटकम के भी हमने 7 सब वेरिएबल्स डाले थे। और हमें पूरी उम्मीद है, बहुत अच्छी टीम हमारे साथ शामिल हो गई और हम सबको जर्नलिस्ट हैं उनकी भी ज़रूरत इसलिए पेश आएगी। तो ये एक बड़ा सर्वे है और इसकी सिग्निफिकेंस के लिए हमें कम से कम 2,500-3 हज़ार लोगों की इसको फिल करने और उसको असेस करने की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह आई होप कि हम इसको आप सबकी मदद से पूरा करने की काबिल हो जाएंगे। जज़ाक।
जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर मुमताज अली खान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना तारुफ भी करा दें और फिर आप जरा एपिडेमियोलॉजी और टेस्टिंग के बारे में अगर काइंडली हमें अपडेट कर दें। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम डॉक्टर मुमताज अली खान है। मैं नेशनल फोकल पर्सन हूँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए और NIH में एज सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर काम करता हूँ और बीमा का मैं मेंबर हूँ इस्लामाबाद वेस्ट। ये काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे फोरम से एक साइंटिफिक काम का आगाज़ हो रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत टाइम नीडेड काम था कि इस वक्त की ज़रूरत है ऐसी सर्वेज और रिसर्च कंडक्ट करने की, क्योंकि हमारे पास अपने लिए जो लोकल डाटा है उसके बेस पे हम कुछ चीज़ें देख सकें और देखें कि बीमारी किस साइड पे जा रही है। एज फार एज द डाटा इज कंसर्न्ड, ग्लोबली आपको अंदाजा है कि तकरीबन वी हैव 11.5 मिलियन केसेस राइट नाउ और इनमें से तकरीबन मोर देन 5 लाख डेथ्स हैं। अगर मैं पाकिस्तान की सिचुएशन देख लूं तो हमारे पास इस वक्त जो टोटल केसेस हैं कल तक जो हमारा डाटा है उसमें 2,31,818 केसेस हुए हैं टोटल और लैब कंफर्म केसेस, और इनमें से जो लास्ट 24 घंटे में हमारे पास जो केसेस हैं वो 3,344 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम टोटल ग्राफ को देख लें अपने नेशनल डाटा को तो केसेस हमारे पास जो पॉजिटिविटी है वो कम हो रही है। ये एक अच्छा साइन है कि जो पॉजिटिविटी है वो कम हो रही है। फिर हॉस्पिटल बेड्स जो अगर मैं आपको बता दूं, बल्कि इसके साथ मैं आपको डेथ्स का बता देता हूँ। लास्ट 24 आवर्स में हमारे पास 50 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं और उनमें से ये कल रात तक का डाटा मैं बता रहा हूँ, तो ये पिछले 24 आवर्स की बात है। जो कुमुलेटिव डेथ्स हैं वो तकरीबन 4,762 कल रात तक रिपोर्ट हुई थी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त प्रोविंसेस के हमारे केसेस हैं तो तकरीबन जो कम केसेस हैं वो AJK GB के हैं अकॉर्डिंग टू द स्कैटर्डनेस, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ इलाका है और आबादी भी कम है इसलिए वहाँ की कम है। तो बलूचिस्तान में कोई 10,000 केसेस अभी तक हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, 10,000 प्लस 10,800। इस्लामाबाद से 13,494 हैं और इस तरह बाकी सूबे अगर देखें पंजाब और वो ये फिगर्स अवेलेबल है। लेकिन टोटल इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो 97% हमारी इस वक्त लोकल ट्रांसमिशन है। पहले तो हम ये कहते थे कि हमारे पास बाहर से केसेस आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं या सऊदी अरब से आ रहे हैं या गल्फ कंट्रीज से आ रहे हैं या UK से आ रहे हैं, लेकिन या चाइना से, लेकिन दिस टाइम वी हैव टोटल ऑलमोस्ट 97% लोकल ट्रांसमिशन। और इसीलिए तकरीबन ये जहाज़ों की स्क्रीनिंग और वो भी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है क्योंकि वी हैव सेल्फ सफिशिएंट, वी आर सेल्फ सफिशिएंट विद द केसेस। जो क्लिनिकल स्टेटस है पेशेंट्स का इस वक्त हमारे पास टोटल हॉस्पिटल 729 है जो कोविड केसेस डील कर रहे हैं टोटल पाकिस्तान में, जिनमें बेड्स की तादाद 28,112 है और टोटल बेड ऑक्सीजन 9,684 है। इस तरह वेंटिलेटर्स जो टोटल हमारे पास इस वक्त ऑपरेशनल है वो 15,025 से भी ज्यादा है इस वक्त। और टोटल जो पेशेंट इस वक्त करंटली वेंटिलेटर्स पे हैं ये काफ़ी तादाद कम हो गया है, वो तकरीबन 460 पेशेंट इस वक्त वेंटिलेटर्स पे हैं जो कि इम्प्रूव भी कर रहे हैं साथ साथ। और टोटल डेथ्स जो आज तक हुई है वो 4,762 है। रिकवर्ड पेशेंट तकरीबन 50% से ज्यादा इस वक्त रिकवर्ड है। ये 1,31,650 लोग का डाटा आ रहा है कि जो रिकवर हुए हैं, तो रिकवरी हमारी ऑलमोस्ट मोर देन 50% है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो मेरे पास इस फोरम पे बताने वाली बात है वो ये है कि तकरीबन 6,000 तक हमारा हेल्थ केयर स्टाफ इन्फेक्ट हुआ है। जो हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं वो अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ वो भी अवेलेबल है। इनमें से जो 311 ने रिपोर्ट किया है हॉस्पिटल में और इस वक्त इनमें से तकरीबन 66 से ज्यादा लोगों की डेथ्स भी हुई। ये सारे हेल्थ केयर स्टाफ है जिन्होंने केयर किया है पेशेंट के लिए और वो इन्फेक्ट हुए हैं। और डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस इसमें पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस भी आते हैं और कुछ है जिस पे हमने काम किया है और करना भी है मजीद। और अभी हम एक मीटिंग कर रहे थे चाइनीज के साथ ऑनलाइन,
तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि वी हैव टू डांस विद दिस वायरस फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो हम ये नहीं कि हमारे अगर केसेस कम हो रहे हैं या डिक्लाइन हो रहा है तो ये एक डिक्लाइन है, एक और वेव भी आ सकती है, इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें अपनी तैयारी मेंटेन रखनी पड़ेगी एंड वी हैव टू डांस विद। थैंक यू सो मच। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल बासित है। मैं हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड के वाइस चेयरमैन हूँ और इस कैपेसिटी में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हूँ। सबसे पहले तो काबिल मुबारकबाद है पीमा वाले जिन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड देन द कोलैबोरेशन विद हेल्थ लैब एंड NIH। ये हमारी हेल्थ लैब की पिछले 7-8 साल की जो काविश थी उसका एक मकसद ये था कि हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करना और चले इस स्टेज तक हम आगे कि वी हैव नाउ गॉट कोलैबोरेटिव स्टडीज। जहाँ तक ये स्टैटिस्टिक्स जो डॉक्टर मुमताज़ ने शेयर की, तो इसमें जैसा आई वांट टू ऐड कि हमें सैल्यूट करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जिन्होंने पहली फ्रंट लाइन पर आकर इस पूरे एपिडेमिक में, पेंडेमिक में हमारी कौम की, हमारे लोगों की, हमारे मुल्क की मदद करी है। और जैसे ये बात बार बार सामने आ रही है कि ये चलती रहेगी एपिडेमिक अभी कुछ अर्से तक, तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से ही उम्मीद लगाते हैं इंशाल्लाह कि इसी तरह हमारे साथ फ्रंट लाइन पर रहेंगे। मेरा टॉपिक है कोविड की कोमॉर्बिडिटीज डिस्कस करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीज, इनको पहले ले लें क्योंकि जब ये कोविड आया था तो ये ख्याल हुआ था कि शायद हर डायबिटिक ही मुतासर हो जाएगा, या हर हाइपरटेंसिव या हर इस्केमिक हार्ट डिजीज वाला। लेकिन अब ये 3 महीने 4 महीने के बाद जो डेटा आ रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली, उससे ये बात आ रही है सामने कि हाइपरटेंसिव 20% मुतासर होते हैं कोविड के साथ, डायबिटिक्स 10% से कम मुतासर होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज अराउंड 8% और रेस्पिरेटरी डिजीज 1 to 2%। तो इससे 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कोविड के बारे में। एक ये कि जो इनिशियल फीलिंग थी कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये फेफड़ों का मसला है, ये लंग की डिजीज है, तो ये ऐसा मसला नहीं है। ये आपको याद होगा शुरू में बहुत हैवक थी इस बारे में कि वेंटिलेटर्स कितने हैं मुल्क के अंदर, उसके हिसाब से तय होगा कि कितने लोग बचेंगे। तो जवाब ये असल में वेंटिलेटरी सपोर्ट का असल मसला नहीं है, ये अलबत्ता ऑक्सीजन का मसला है, सैचुरेशन का मसला होता है और उसकी वजह ब्लड वेसल्स और सर्कुलेशन है। तो इसलिए हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि इनकी वेसल्स सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। और डायबिटीज में आप देखें टाइप 2 डायबिटीज वाले मुतासर हो रहे हैं। टाइप 1 का हार्डली एवर केस रिपोर्ट हो रहा है विद कोविड, हार्डली एवर। और जो केसेस हैं टाइप 1 के वो उंगलियों पे गिने जा रहे हैं और उन्हें मोर्टेलिटी बिल्कुल 0 या 1% के करीब आ रही है, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। अभी हम एक ग्लोबल मीटिंग में थे तो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से टाइप 1 डायबिटीज की मोर्टेलिटी नेक्स्ट टू नील है, लेकिन टाइप 2 की मोर्टेलिटी है। अगेन पॉइंटिंग आउट कि ये वेस्कुलर डिजीज है और मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब मैं ट्रीटमेंट पे आऊंगा तो ये बताऊंगा कि फिर इसका ट्रीटमेंट वेंटिलेशन से ज्यादा वेस्कुलेचर को, शरियानों को देखने वाला ट्रीटमेंट चाहिए होगा जो शरियानों को मुतासर कर सके। वो भी साबित हो रही है बात। रह गई बात कि कैंसर हैं या जिसको इम्यून डेफिशिएंसी है या और कोमॉर्बिड्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी का भी आगे डील करेंगे, तो उसकी वजह से कोविड ज़्यादा असर लेता है या कोविड से ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं। लेकिन सबसे अगेन समझने की बात है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज। एक आखिरी बात इस बारे में समझने की है कि एज से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो अब कभी कभी जैसे हमारी डायबिटीज़ के बारे में कॉन्फ्रेंसों में हम ये कहते हैं भाई डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस पाकिस्तान में क्यों बढ़ता जा रहा है, तो वजूहात है उसकी। एक वजह कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। अब ये तो एक कौम के लिए अच्छी बात है, सेहत की बात है कि कौम सेहतमंद हो रही है तो उसकी एजेस बढ़ रही है। तो कोविड के अंदर भी जो मोर्टेलिटी का जब डेटा, और इंशाल्लाह इस सर्वे के बाद पाकिस्तान का भी अच्छा बड़े नंबर्स आ जाएंगे कि एज रिलेटेड भी है, तो एज इज प्लेइंग अ फैक्टर एज एक्सपेक्टेड। जब एज होगी ज्यादा तो डायबिटीज भी होगी, हाइपरटेंशन भी होगा, प्रोस्टेट भी होगा, कैटरेक्ट भी होगा, तो लंग्स भी कंप्रोमाइज होंगी, तो वेस्कुलेचर भी कंप्रोमाइज होगा। तो ये एज रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है। ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह कि इस सर्वे के बाद पाकिस्तान का अच्छा कंफर्मेटिव डेटा आ जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर जावेद अकरम साहब कई स्टडीज को लीड कर रहे हैं फिलहाल, जो कोविड के मुख्तलिफ किस्म के क्लिनिकल सिनेरियोज को और ट्रीटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस तरह जब हम रिसर्च प्लेटफॉर्म्स और कोलैबोरेटिव काम करेंगे तो हमें अपना पाकिस्तान का नेशनल डेटा इंशाल्लाह आ जाएगा। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नवीद, आपकी तरफ हम दोबारा आ रहे हैं, तो आप जरा काइंडली प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 इन चिल्ड्रन पे थोड़ी सी बात कर लें। आपकी अनम्यूट कर लें प्लीज, म्यूट है आप, अनम्यूट कर लें जी। चिल्ड्रन में जो डाटा है वर्ल्ड ओवर, इनिशियली तो ये ख्याल था कि शायद बच्चे जो है वैसे इफेक्ट ही नहीं हो रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में भी चूँकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और बाकी कोमोर्बिड्स जैसे एडल्ट्स में है वैसे होती हैं, उनके साथ साथ बच्चों का इफेक्ट भी आना शुरू हो गया। अभी भी चंद डिजीजेस हैं, जैसे पाकिस्तान में भी समझा जा रहा था कि कावासाकी जो है उस जैसा एक फिनोमेना शुरू हुआ हुआ है और उसमें भी कोविड जो है वो पॉजिटिव्स आ रही है। हमें अभी रिसर्च की ज़रूरत ये साबित करने के लिए ज़रूर होगी कि क्या वो कोमॉर्बिड है, क्या उसकी वजह से वो सारी फाइंडिंग्स आ रही हैं। सो लेट्स नॉट कमिट टू एनीथिंग बट वी शुड कीप आवर आइज ओपन, और हमें इन्वेस्टिगेशन अपने रिसर्च जो है उसको बहुत टारगेटेड रखना चाहिए, और ताकि हम एक्चुअली एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स ला के तो अपने मुल्क का डाटा जो है उसको पब्लिश कर सकें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे पास चूँकि एक हमारी ग्रोइंग आबादी है माशाल्लाह, तो प्रेगनेंसी के बाद न्यू नेट्स जो आते हैं उनमें फिर क्या स्टेटस होगा। अगेन दिस इज़ अनदर फील्ड जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम ऑन गोइंग हॉस्पिटल बेस्ड जो है वो इन्वेस्टिगेशंस और जो रिसर्च है उसको जारी रखें। उसमें भी अभी तक WHO के मुताबिक तो न्यू नेट्स जो है वो उनको टेस्टिंग तो ज़रूर करनी है, लेकिन मदर फीड और टेकिंग केयर ऑफ द बैरियर जो मेथड्स हैं कि मदर जो है वो अपनी हैंड वॉशिंग कॉमनली करे और वो भी जो है मास्क का इस्तेमाल करे। उसके बाद उसकी इजाज़त है कि वो फीड भी करा सकती है। तो एज फार एज अभी जून का डाटा, जून के एंड का डाटा ही है जिसमें यही बात है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, काफ़ी कम हैं। न्यू नेट्स में काम की ज़रूरत है, जो कि हमने भी अपने हॉस्पिटल में भी शुरू किया और आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में न्यूनेटल डाटा जो है वो गायनी वार्ड के साथ शुरू किया जा रहा होगा। तो ये सूरत हाल है कि अभी बैरियर मेथड्स के साथ हमें इसको करेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला ज़रीन, आप अगर काइंडली कोविड-19 एंड प्रेगनेंसी के ऊपर अगर आप काइंडली डिटेल्स शेयर कर लें हमारी जर्नलिस्ट के साथ, अपना तारुफ भी करा दीजिए और फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड डिस्कशन। आपकी आवाज अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़कीउद्दीन साहब, माजरत शायद 3-4 मिनट लग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल्ला ज़री है और मैं पीमा के साथ 1987 से मुंसलिक हूँ और गायनी की फ़ैकल्टी में मैं 1991 से हूँ और अब माशाल्लाह मुझे तकरीबन बहुत सारे साल 32-33 साल हो गए हैं गायनी पढ़ाते हुए। इस वक्त मैं गायनी डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में हेड करती हूँ गायनी का डिपार्टमेंट। हमल के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो मैं चाहती हूँ कि इस फोरम के ज़रिए अवामुन नास तक पहुँच जाएँ। हमल बज़ाते ख़ुद थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जो पहली दफ़ा माँ बन रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हामला ख़वातीन को बाकी अवामुन नास की निस्बत कोविड का ख़तरा, इन्फेक्शन का ख़तरा कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है जैसे बाकी अदर पॉपुलेशन को है। लेकिन हामला ख़वातीन को दीगर मरीज़ों के मुकाबले में अगर कोविड की प्रॉब्लम्स हो जाएँ और कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो उनको बनिस्बत दीगर लोगों के ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है ICU में दाखिले की और असिस्टेड वेंटिलेशन की। ज़ाहिर है माँ के साथ बच्चा भी होता है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ हुआ होता है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी इस सिचुएशन में ज़्यादा होती है। ये तो था एक बेसिक बात, लेकिन जो डाटा हमें सपोर्ट करता है उसके मुताबिक हामला ख़वातीन में ना तो शरह अमवात ज़्यादा है और ना ही कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। टिल नाउ दीज आर रेयर। इस पेंडेमिक के इस वबा के दौरान हमल की कोशिश करना या हमल की ख्वाहिश करना, वो लोग जो इलाज करवाना चाहते हैं बांझपन का कि हमल हो जाए, उनके लिए मेरी दरख्वास्त है कि वो चंद हफ्ते तक मज़ीद इस इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को मौखर कर दें। वो ख़वातीन जो इस वक्त हामला हैं उनके लिए ये है कि वो उनको काउंसल करना चाहिए कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर को, हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करें
ख़ुसूसन हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन जिसे हम कहते हैं कि एल्बो में छींकें और मुंह पर मास्क पहने, एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अब बहुत सारी प्रेग्नेंट ख़वातीन वर्किंग वुमेन हैं, उन ख़वातीन के लिए बेहतर ये होगा कि वो दफातर में या बाहर जाकर काम करने की बजाय घर से काम करने को तरजीह दें और जिस कदर मुमकिन हो होम बेस्ड वर्किंग करें। अब अगली बात है कि दौरान हमल मुआयना कैसे करवाया जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम बाहर निकलें, तो इसमें पूरी प्रेगनेंसी में 4-5 विज़िट्स बहुत काफ़ी हैं टोटल हमल के लिए। पहली विज़िट जो है पहली से माही में एक दफ़ा हो जाए 11 से 13 हफ्ते पे। दूसरी विज़िट उनकी डॉक्टर के पास 18 से 24 हफ्ते के दौरान हो जाए, जिसमें उसका एनोमली स्कैन या बच्चे का टोटल एनाटॉमिकल सर्वे हो जाता है कि बेबी में कोई पैदाइशी नक्स तो नहीं है। तीसरी विज़िट 7वें महीने और के एंड और 8वें के शुरू इसके आसपास हो जाए। इस दौरान उसका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, कंप्लीट ब्लड काउंट और यूरिन चेक हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो प्रेगनेंसी की खुद की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड, वो ये 32-34 हफ्ते पे उनका आगाज़ हो रहा होता है। ताहम अगर हमल के दौरान किसी वक्त भी ख़तरे की अलामात या रेड फ्लैग्स का पता होना चाहिए कि वो कौन से हैं, तो वो ये है कि हमल की पहली, दूसरी या तीसरी से माही में कसीर मिकदार में खून आना जो दाग लगने से ज़्यादा हो, क्रैम्पी पेन, शदीद मतली जिससे उन्हें लगे कि पानी और नमकियात की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, या इफ़ देयर वाटर्स ब्रेक, पानी आ जाए, या बुखार 101 दर्जा से ज़्यादा हो और एक आध दिन पैनाडोल लेने से दुरुस्त नहीं हो रहा हो, ज़च्चगी के दर्द जैसे दर्द आ रहे हों, बच्चे की हरकत में कमी महसूस हो रही हो, बच्चा हिल नहीं रहा हो, सर दर्द हो, या ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन जिसे हम प्री एक्लैम्सिया कहते हैं, आँखों के आगे कुछ तारे से आ रहे हों। अगर ये चीज़ें नहीं हो तो उनको अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं है, वो टेली मेडिसिन से और हेल्थ लाइन से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों ने भी शुरू की हुई है और पीमा ने भी अपनी हेल्थ लाइन शुरू की हुई है। वहाँ पर फ़ोन करके स्पेशलिस्ट से मशवरा किया जा सकता है। अब पेंडेमिक के ज़माने में, वबा के ज़माने में वलादत कहाँ और कैसे हो, ये भी सवाल है कि लोग अस्पताल आने से डरते हैं कि वहाँ कोविड लग जाएगा। तो even in all this situation, hospitals are the safest and best place for delivery. लेकिन अगर किसी ख़वातीन ने, कुछ खातून डिसाइड करती हैं कि मैं घर पे ही डिलीवर होना है, तो वो सिर्फ वो प्रेगनेंसी होनी चाहिए जो हर लिहाज से जिनका हमल नॉर्मल जा रहा है और उनकी इससे पहले 1 या 2 विलादत नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल रास्ते से पैदा हो चुकी हो। लेकिन इसमें भी अगर वो होम डिलीवरी का इरादा करती हैं तो एडिक्वेट रेफरल सिस्टम और टॉप नॉच सपोर्ट सिस्टम की सपोर्ट ज़रूरी है, वरना घर पे डिलीवर होने वाली ख़वातीन जब अस्पताल लाई जाती हैं तो वो शदीद पेचीदगियों का शिकार होती हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा मसला बनता है। इस बात को कि हॉस्पिटल डिलीवरी इज़ द सेफेस्ट, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ और अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी इसको एंडोर्स किया इस बात को। बस मेरा 1 मिनट और है। अगली बात है कि वलादत अस्पताल में हो तो हम कहते हैं कि लेबर साथ आने वाले कम से कम अफराद हों, अस्पताल में रश नहीं करें। उसमें मेरी दरख्वास्त है कि प्रेफरेबली तरजीहन मरीज़ का शौहर साथ हो, क्योंकि अगर ऑपरेशन की सूरत हुई तो इजाज़त उसने देनी होगी। शौहर या बाप या भाई, एक मर्द और एक खातून साथ हो, 2 से ज़्यादा अफराद को साथ नहीं लाएं। लेबर के दौरान, ज़च्चगी के अमल के दौरान तमाम प्रिकॉशंस ली जाती हैं, जिसमें PPE, N95 पहनना और सिक्रीशंस की हैंडलिंग बायो सेफ्टी के, बायो हैज़र्ड्स के असूलों के मुताबिक, बायो सेफ्टी के मुताबिक उनकी सिक्रीशंस हैंडल की जाएंगी। और अगर खातून कोविड पॉजिटिव हो तो उस केस में प्लेसेंटा भी हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए या एनालिसिस के लिए भेजते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हैं। और अगर कोविड पॉजिटिव मदर चाहे डिलीवर हो रही है या ऑपरेट हो रही है, डिलीवर होने की सूरत में 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चे का PCR टेस्ट हमें करवाना है, ऐसे ही जैसे अडल्ट का करवाते हैं। दूसरा टेस्ट जो 1 वीक के बाद होता है वो देखा जाएगा कि माँ की प्रोग्रेस कैसे है, दूसरे टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस सो फार मिनिमल हैं, इट इज़ नॉट प्रूव्ड येट दैट के वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। बच्चे को नर्सरी में दिखाना चाहिए। अब ये कि डिलीवरी के बाद दूध पिलाया जाए या नहीं, रज़ात, मदर्स आर इनकरेज्ड, माओं को हम ये तरगीब देते हैं कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं,
इवन कोविड पॉजिटिव मदर्स भी बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं। हाथ को बार बार धोएंगी, हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगी, खुद मास्क पहनेंगी, प्रेफरेबली अगर उनको कोविड पॉजिटिव है तो वो N95 पहनेंगी, बच्चे को मास्क नहीं पहनाएंगी, खुद मास्क पहनेंगी, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखते हुए बच्चे को फीड करेंगी। मिल्क सिक्रीशंस में ये पाया नहीं गया अभी। एक और आखिरी चीज़ ये है कि इस वबा के दौरान हामला ख़वातीन गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होने की वजह से उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये ख़ास तौर पे करीबुल वलादत 9वें महीने के आखिरी हफ्तों में ये ज़्यादा चल रही होती है, क्योंकि वो ख़ुद को और बच्चे को किसी अनदेखे नुकसान का उनको खौफ होता है। समाजी फासले हैं। आम हालात में तो आखिरी दिनों में वलादत जब करीब होती है तो वालिदैन, वालदा, सहेलियाँ, मिलने जुलने वाले अफराद आते हैं और गाइड करते रहते हैं। तो ये ना होने की सूरत में औरतें एंग्री फील करती हैं, डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको ये अगर हैं तो उनको ये एडवाइस है कि वो एक्सेप्ट करें कि ये फीलिंग्स हो सकती हैं, जायज़ है कि उनको इस तरह की फीलिंग आ रही है, लेकिन वो मुस्बत रहें, मुस्बत सोचें, तवक्कुल अल्लाह करें और ये सोचें कि अगर ये रास्ते समाजी फासलों के बंद हैं, मिलना जुलना बंद है, तो अल्लाह ताला ने इस ज़माने में हमें वाईफाई दिया हुआ है, जिसके पास सिंपल मोबाइल भी है वो भी टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकती है अपने घर वालों को, वीडियो चैट के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए अपने वालिदैन की शक्ल देख सकती हैं, बात कर सकती हैं। फिर हमारे प्यारे अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन हमारा दोस्त है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसीबत पर नमाज और सब्र से मदद लें। तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कर दें, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से तख्लीक का अमल बताते खुद अल्लाह ताला की एक ड्यूटी है जो औरत सर अंजाम देने जा रही है, और इसलिए वो इस पर अल्लाह ताला से अजर की उम्मीदवार भी हो। क्वारंटाइन टाइम को वो कुरान टाइम समझ ले या इस फासले को, और बात में बात मुस्कुराए। लाफ्टर इटसेल्फ, जो मुस्कुराना और खुल के हंसना है, इससे खुद एंडोर्फिन्स निकलते हैं एंड एट द एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड हैप्पी। मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ अपनी बात। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, हम अब एजेंडा का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ करना है कि कोविड-19 के दौरान टेक्नोलॉजी ने क्या रोल अदा किया है। अगर आप पूरी दुनिया को देखें, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, US एंड यूरोप, या इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, UAE, आपको एक चीज सबसे ज्यादा कॉमनली यूज नजर आएगी और वो है टेलीमेडिसिन, जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि घर बैठे मरीज अपने डॉक्टर के साथ, अपने अस्पताल के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉफ्टवेयर, एप्स और अब आजकल व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्टर से कनेक्ट हो सकता है। टेलीमेडिसिन की जो अपटेक है या एडॉप्शन है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कोविड के दौरान कि अमेरिका के अंदर, जो बहुत एक रेगुलेटेड कंट्री है, वहां पर जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसने टेलीमेडिसिन के अराउंड जो रेगुलेशंस थी या जो लिमिटेशंस थी उनको नरम कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ राब्ता रख सकें। सो मच सो कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर फोन के ऊपर जो डॉक्टर है वो टेलीमेडिसिन कर रहा है अपने मरीज के साथ और उसको रीइंबर्स भी वो हो सकता है। ये वो सहूलियात थी जो गवर्नमेंट ने वहां पर प्रोवाइड की डॉक्टर्स को, जो पहले कोविड से पहले वो नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अमेरिका में एक सर्वे हुआ रिसेंटली कई हजार डॉक्टर्स का, उसमें पता चला कि 90% ऑफ दोज डॉक्टर्स वर डूइंग टेलीमेडिसिन। तो अपटेक जो टेलीमेडिसिन की है वो डॉक्टर्स में भी बहुत बढ़ गई है, वेस्ट के अंदर भी और हमारे जैसे मुल्क के अंदर। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो मार्च से लेकर अब तक आपको नए प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, इवन फार्मा कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट है, वो टेलीमेडिसिन की तरफ, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी एक सर्विस लॉन्च की है। हमारी जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं माशाल्लाह, उन तमाम ने अपने तई टेलीमेडिसिन की सर्विस जो है वो लॉन्च की है पाकिस्तान में। किसी ना किसी फॉर्म के अंदर देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल। इस सिलसिले में मैं आपसे ये शेयर कर लूं कि टेक्नोलॉजी का जो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स। तो अगर आप यूके को चेक करें या सिंगापुर को देखें या और कुछ मुल्क हैं, और अब अमेरिका में भी वो ऐप लॉन्च हो गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप का मतलब है कि जिनको कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है
उनको फिर आप ट्रैक करते हैं या ट्रेस करते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का यूज था। तीसरा है सिम्टम चेकर्स। तो इस वक्त भी दुनिया भर में मल्टीपल वेबसाइट्स या एप्स मौजूद हैं जिनके थ्रू मरीज जो है वो अपने सिम्टम्स को चेक करके अपनी डिजीज की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, लेकिन मैंने ये 2-3 आपसे शेयर किए हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ कराची में, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान में, आई थिंक 20 मार्च या 22 मार्च को, समवेयर अराउंड दैट, हमने विद इन 2 डेज पीमा ने नेशनल लेवल के ऊपर अपनी टेलीमेडिसिन सर्विस लॉन्च कर दी थी, विच वाज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 डॉक्टर्स आज तक सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे की शिफ्ट में, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 3 हमारे जनरल फिजिशियन जो हैं 3 शिफ्ट में मौजूद होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान से व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो, ऑडियो कॉल्स और मैसेजेस लेकर उनको टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन या मुफ्त तिब्बी मशवरा प्रोवाइड भी करते हैं। और हमारे एक कंसल्टेंट्स का, एक वॉलंटियर कंसल्टेंट्स का ग्रुप है जो 150 के करीब कंसल्टेंट्स हैं तकरीबन हर स्पेशलिटी के, जिन्होंने वॉलंटरी किया अपने आप को। ये पीमा के मेंबर्स हैं ज्यादातर। और अगर मरीज को जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर बासित ने कहा, कोमॉर्बिड्स है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो हम उन कंसल्टेंट से उनको शेयर करके उनसे मशवरा करवाते हैं। पीमा ने अब दूसरी जो सर्विस हम लॉन्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो कल से हम उसका इफ्तिताह करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट साहब उसके बारे में जिक्र करना चाहें तो वो सर्विस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए अब हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है जो ऑपरेटर्स उसको मैनेज कर रही होंगी, और हम उसमें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तमाम जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिनको सिम्टम्स हैं, जिन्होंने टेस्ट कराया, उनका डेटा हम उसके अंदर जो है वो जमा कर रहे होंगे, ताकि हम रिसर्च भी कर सकें, प्लस हम उनको एक तिब्बी मशवरा दे रहे होंगे उस हेल्पलाइन। ये हमारी सेकेंड हेल्पलाइन है जो थोड़ी एक्सटेंडेड है, जिसमें हमने कंसल्टेंट भी हायर किए, मेडिकल स्पेशलिस्ट, और हम उन मरीजों को, उन अफराद को जो घरों पर मौजूद हैं लेकिन उनको कोविड पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव हो गए और उनको साइन एंड सिम्टम्स हैं, हम उनको घरों पर ट्रीट भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, हेल्थ एजुकेशन इंफॉर्मेशन, और अगर उनके शहरों में अगर उनको कोई सर्विसेज की जरूरत है तो हम उनको उसकी तरफ राउट करोगे। हम खुद प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अस्पतालों की डिटेल्स, ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्बुलेंस कहाँ से मिल सकती है, नंबर्स वगैरह, ये हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल सर्विस जो कि इंशाल्लाह हम कल से उसको लॉन्च कर देंगे, और उसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, लोग हायर हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और ये भी अगेन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जो कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जो है वो लॉन्च कर रही है। इसके अलावा हमने एक और जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रॉब्ली हफ्ते में इसको लॉन्च कर देंगे, वो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, वेबसाइट कह लें या पोर्टल, जहां पर हम कोविड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज हैं, पब्लिकेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू कोविड-19 हम उसको एक जगह जमा कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमारा अदारा है, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट एंड सेफ्टी, in collaboration with Pakistan Islamic Medical Association or Health Research Advisory Board. Health Research Advisory Board is Pakistan's largest, probably the health जो कि health research में काम करता है, so not for profit organization, जिसको प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफार बिल्लू साहब चेयर करते हैं, और हमारा एक पूरा एक उसका एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। सो टेक्नोलॉजी के हवाले से ये एक अपडेट है, अगर आप लोगों के जब सवाल होंगे तो मैं उसको और एलैबोरेट कर दूंगा। So now I would request Dr. Basit, अगर आप briefly treatment का थोड़ा सा। ट्रीटमेंट के बारे में जो सबसे अहम समझने की बात है वो ये कि ये कंडीशन जितनी मॉर्बिड और मॉर्टल लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उतनी नहीं है। 90% प्लस में, जैसे डॉक्टर मुमताज़ ने पहले भी शेयर किया आपके साथ, 90% प्लस के पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, और अक्सर तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं। सबसे बड़ी पॉपुलेशन एसिम्टोमेटिक की है, जिनको सिम्टम नहीं आए बस, और ये जब सर्वे आएगा इससे बात आ जाएगी कि टेस्टिंग कराई फॉर मेनी रीजन और वो निकल आया सिम्टम ही नहीं थे, या सिम्टम थे और माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स में सबसे अहम इलाज काउंसलिंग है। जैसे बात आई, तवक्कुल करें, नमाज पढ़ें, जिक्र करें, बेफिक्र हो जाएं, परेशान न हो, ये काउंसलिंग बहुत अहम है। और ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ अंदाज से, क्योंकि हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है, कल्चरल सिस्टम, फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है,
तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नहीं हुआ कि हमारे जो सिम्टोमेटिक माइल्ड पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में काउंसलिंग से ही सही हो जाएं। हाई कैलोरिक इंटेक दे दें, उस वक्त वाइटामिन दे दें, ये सारी बात हम पहले बार बार आ चुकी, वाइटामिन दे दें, वाइटामिन जिंक, वाइटामिन सी दे दीजिए, कैलोरीज दे दें, फ्लूइड्स दे दें, फीवर हो जाए पैरासीटामोल दे दें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लें डायरिया का, वॉमिटिंग का, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स गेट इट। जो दूसरा प्रॉब्लम है कोविड में कि जहाँ हाइपोक्सिया होता है, तो ये समझने की बात है कि इनके यहाँ ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, लेकिन जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में ऑक्सीजन कम हो और उस मरीज को फौरन पता चल जाता है, इसमें पता नहीं चलता। इसलिए वो वाली बात आई है कि पल्स ऑक्सीमीटर फौरन ऐसे पेशेंट्स को दे दिया जाए जिनका बुखार नहीं टूट रहा और पैनाडोल पैरासीटामोल रेगुलर ले रहे हैं, तो पल्स ऑक्सीमीट्री तय करेगी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि कितने लोग घर पे ही सही हो जाएंगे, कितने प्रोन पोजिशनिंग पे सही हो जाएंगे, कितने जो है वो रिलैक्सेशन और काउंसलिंग से और हाई कैलोरिक इंटेक से सही हो जाएंगे, लेकिन किस किस को हॉस्पिटल में लेके जाना है, गोया माइल्ड से मॉडरेट की तरफ डिजीज जा रही है। और इसके अंदर जब ऑक्सीजन की मैंने पहले भी बात की थी, जब कोमॉर्बिड्स की, कि वेंटिलेटरी सपोर्ट शुरू में नहीं देनी होती मैंडेटरी, बेसिकली ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रही हो तो ऑक्सीजन देनी है और सेचुरेशन मेंटेन करनी है। जो अगला ट्रीटमेंट है कि अगर इस स्टेज से बात आगे चली जाए, तो चूंकि पैथोलॉजी अब लोगों के सामने आ रही है कि ये वेस्कुलेचर का मसला है, ये शरियानों का मसला है, तो आपको खून पतला करने वाली दवाइयाँ देंगी। इसीलिए जितने लोग हमारे एस्पिरिन और एस्पिरिन से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं या क्लोपिडोग्रेल वगैरह पे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मुख्तलिफ वजूहात पे थे, उनको अल्लाह ने ये सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ था। तो इसीलिए जो एस्पिरिन पर है वेल एंड गुड, इनको कोगुलेशन का प्रॉब्लम कम होगा, और वरना हमें हेपरिन देनी पड़ती है ऐसे पेशेंट्स को, और वॉफरिन के जब एंटी कोगुलेंट के दूसरे अच्छे आगे रिवोरेक्साबैन है जैसे, तो ये देनी पड़ती है इन लोगों को खून को पतला रखने के लिए। जिन लोगों को खून को पतला करने की दवाइयाँ मिल गई मॉडरेट स्टेज में, ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और ये आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरी चीज़ है यूज ऑफ एंटीवायरल। तो एंटीवायरल्स कुछ यूं कह लें कि ट्रेंडी ज़्यादा हो गया, ये हर एक में काम नहीं आता, इसकी टाइमिंग्स होती हैं, और इस पर जब स्टडीज और डेटाज आएंगे लॉन्ग टर्म तो पता चलेगा कि इससे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कितनी इम्प्रूव हुई। तो डेफिनेटिव मॉर्बिडिटी एंटीवायरल से इम्प्रूव होने का अभी तक इनफ एविडेंस नहीं। इनफ एविडेंस है काउंसलिंग का, इनफ कैलोरीज का, वाइटामिन का, पैरासीटामोल, ऑक्सीजन और खून पतला करने की दवाई। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स के बारे में हमारे यहाँ चूँकि सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉमन है, इसलिए हमारे लोगों में एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल की गई। क्या वाकई ये फ़ायदेमंद थी, ये स्टडीज से साबित होगा। अभी इक्विवोकल स्टडीज हैं जिनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाए बिल्कुल एंटीबायोटिक्स काम करेंगी, हर एक में काम करेंगी नहीं करेंगी, इसका जवाब टाइम विल टेल अस। जैसे एक ज़माने में जब ये शुरू हुआ था, आपको याद होगा अमेरिका वगैरह में ये क्लोरोक्विन के बारे में बहुत आ गया था कि जी मलेरिया की दवाई है, बस इसने इलाज कर देना है। लेकिन फिर स्टडीज आ गई कि नहीं, रिजल्ट इक्विवोकल है, बल्कि अब तो ये ज़्यादा आ गया कि फेटल है सिर्फ उस सूरत में जब हाईली इंडिकेटेड हो, जो कि सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज का माहिर बता सकता है, जब क्लोरोक्विन दी जाए वरना न दी जाए। तो अब जो फिर वाली आखिरी बात कि चूंकि वेस्कुलेचर का मसला है, इन्फ्लेमेशन का मसला है, तो जहाँ माइल्ड टू मॉडरेट ट्रांसफर हो रहा हो पेशेंट, वहाँ स्टीरॉइड्स देने होते हैं। स्पेशली जो ये स्टीरॉइड शुरू में काम नहीं आते, जब साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाए तो ये स्टीरॉइड। तो अगेन समरी अगर ले लें तो ऑक्सीजन, पैरासीटामोल, रेस्ट, काउंसलिंग, वाइटामिन, हाई कैलोरीज टू स्टार्ट विद। उसके बाद अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे तो ऑक्सीजन देने के जैसे हॉस्पिटल के अंदर या होम ऑक्सीजन अरेंज कर लें, प्रोन पोजिशन। एंटीवायरल्स क्वेश्चन मार्क मगर देने हैं, एंटीबायोटिक्स क्वेश्चन मार्क मगर देने, स्टीरॉइड यस, और मेन ट्रीटमेंट हेपरिन और वॉफरिन एंटीकोगुलेशन, खून को पतला करने। थैंक यू। अब हम डॉक्टर अफजल मियां लाहौर में हैं, अगर आप काइंडली अपना तारुफ भी करा दीजिएगा डॉक्टर साहब, और फिर ये पीमा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, प्लीज डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लें काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जकी। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ की एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि ये टीम हमारी है, डॉक्टर जकी की कमिटमेंट जो है इस हवाले से। मुझे याद है कि 2002 में मैं कन्वेंशन पीमा का जो सालाना कन्वेंशन होता है बाई एनियल, वो लाहौर में था। तो डॉक्टर जकी ने टेली मेडिसिन पे उस वक्त एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दी थी। तो इट्स लॉन्ग एफर्ट है, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे ये पहुंचे हैं, जिसके लिए मुझे बहरहाल बहुत खुशी होती है, इसलिए कि ये शुरू दिन से पीमा के मेंबर हैं और पीमा का एक मेंबर जो है वो एक फील्ड में एक्सेल कर रहा है, जो हमारे लिए भी प्राइड है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ। इस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ लाहौर में, और पीमा पाकिस्तान का मैं मरकजी सदर हूँ पिछले 2 साल से। तो मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो वही फिर इत्मीनान मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये इस रिसर्च प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोग हैं ये सब पीमा के मेंबर्स हैं, और पीमा की मेंबरशिप जो है ये इनका एक बहुत प्राउड जो है वो क्रेडेंशियल है। और पीमा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी ऑब्वियसली प्राउड है कि दे आर वर्किंग फॉर दिस वेलफेयर। मैं ये चीज़ सिर्फ ज़हन में रखें, देखिए ये एक चैलेंज है, ये एक आजमाइश है, और ये चैलेंज सिर्फ किसी एक फर्द या किसी हुकूमत या किसी एक अदारे के लिए नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक चैलेंज है। और बहसीयत नेशन जो शख्स भी जहाँ भी बैठा है उसको बहसीयत नेशन इसके लिए आपकी एफर्ट करनी है। और हर शख्स जहाँ बैठा है, जिस भी कैपेसिटी में बैठा है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट पे बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी है, और एक आम मजदूर जो है उसकी भी एक जिम्मेदारी है। जब तक हम ये अपनी जिम्मेदारियां पहचानेंगे नहीं, सारी जिम्मेदारियां जो है इनको अदा करने के लिए मुस्तैद नहीं होंगे, तब तक हमें इसके अगेंस्ट जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। और ये चैलेंजेस जो होते हैं हमेशा, जो ये आजमाइशें होती हैं, ये कौमों के लिए, कौम ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए, कि उससे कौमें हमेशा कुंदन बन के निकलती हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये हमारे कौमी इत्तेहाद को, कौमी यकजहती को, और एक जो एफर्ट और एक जो हिम्मत और जो सब्र और अल्लाह से जो ताल्लुक है, उस हवाले से ये चीज़ हमारे लिए इट विल बी ए बेनिफिशियल थिंग एट द एंड इंशाल्लाह। पीमा के 2-3 जो मेन काम है इस वक्त मैं आपको बताऊं। पीमा इस वक्त कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करती है, ये बहुत बड़ा काम है। और उसके लिए हम जो कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम रहनुमाई लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्राइड है, क्योंकि इससे बेहतर ना कोई एथिक्स है और ना कहीं पे कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकती है। ये मेरा ईमान भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है, इससे बेहतर कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। दूसरी बात ये, पीमा इसमें जो CME या जो कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन है, या CPD जिसको कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, इस हवाले से पीमा के बुनियादी ये कामों में से एक है। 1979 में जब पीमा बनी थी, तब से हम लोग ये CMEs के जो कोर्सेज हैं वो उस वक्त से हम होल्ड कर रहे हैं। इसलिए अब तो ये इसकी किसी हद तक ये कि कुछ हो गई है, लाजमी भी हो गई है PMDC में मुख्तलिफ लेवल्स पे। लेकिन 1979 से पीमा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रही है, इसलिए कि लोग अपने मेंबर्स की और अपने कुलीग्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। जो शख्स जिस भी लेवल पे है उसको अप टू डेट होना चाहिए, और मोमन की पहचान ही ये है कि वो इट्स वेरी टाइडी एंड वेरी अप टू डेट, उसको किसी अपने फील्ड में किसी तरह की कमी उसके अंदर नहीं होती। तीसरी बात, जो ये जो इस वक्त सर्वे है, रिसर्च है, इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। और हर मुल्क में, हर इलाके में, हर रीजन में हमने देखा है कि इसका बिहेवियर डिफरेंट है। इसलिए लोकल स्टडीज जो हैं वो गाइड करेंगी कि लोकल कम्युनिटी मेडिसिन जो है उसको क्या रुख लेना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ वो बुरे हालात नहीं हैं जो बाकी जगहों पे बहुत सारी मुल्कों में हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। ये इसकी सेकंड वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लिहाजा मेरी आप लोगों के थ्रू और इस फोरम के थ्रू कौम से ये अपील है
कि जो ईद उल फितर पे जो कुछ हुआ है उसका रिप्ले ईद उल अजहा पे नहीं होना चाहिए। हमें अगर जरा सी बेहतियाती करेंगे तो हम ना सिर्फ अपने लिए खतरात पैदा करेंगे बल्कि हम अपने कुलीग्स के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने खानदान के हर एक के लिए हम जो है वो खतरे का बायस बन सकते हैं। लिहाजा कुर्बानी के हवाले से हम पीमा की एक टीम है, साइंटिफिक फोरम है बाकायदा, वो इसकी SOPs तैयार कर रहा है। इंशाल्लाह आज शाम तक उसका एक डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के हर लेवल पे उसको अप्रोच करके उनको ये रिक्वेस्ट की जाए कि ये जो SOPs हैं इनको फॉलो किया जाए। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है कि आने वाला हमारे 2-3 मंथ्स हैं, इसमें ईद भी आ रही है, इसमें मुहर्रम भी आ रहा है, इसमें और भी इस तरह के ऐसी इवेंट्स होंगे जिनमें इंटरमिक्सिंग का या गैदरिंग का बहुत ज़्यादा चांस है। तो हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे SOPs को इम्प्लीमेंट करें ताकि ये इंटरमिक्सिंग जो है ये कम से कम हो। अगली बात मैं जो करूंगा वो ये था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो ना सिर्फ इससे मुतासर हुए बल्कि उन्होंने अपनी जानें निशावर कर दी इसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पीमा का हर मेंबर और पीमा की कम्युनिटी का और इसके साथ हमारे जो बाकी लोग हैं, मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी और आम हेल्थ वर्कर्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कमिटमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आगे बढ़ के फ्रंट लाइन पे आके काम किया है, अपनी जान की परवाह करते किए बगैर। ये मैं उनको सलाम करता हूँ और मेरी कौम से ये गुजारिश है कि उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें। ये जो प्रॉब्लम्स जगह जगह हमें नजर आते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ लोग जो हैं वो रैश हो जाते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद होता है और उनके साथ जो है वो इस तरह का सलूक किया जाता है। ये जेब नहीं देता उस कौम को जिसके लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन पे अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो उनके लिए लड़ रहे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हो। तो इसलिए खुदारा इस चीज को रियलाइज करें, ये लोग आपके मोहसिन हैं, ये आप पे जान निछावर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा और उससे लोगों की जानें बच रही हैं। हेल्थ केयर वर्कर से मेरी अगेन ये अपील है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आगे बढ़ें और ये इस वक्त कौम को हमारी ज़रूरत है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कौम को मायूस नहीं किया और ना इंशाल्लाह आप करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर है इंशाल्लाह और हमारे लिए इसका बेशुमार रिवार्ड होगा, इस दुनिया में भी इंशाल्लाह होगा और अगली दुनिया में भी होगा। और आखिरी बात मैं सिर्फ यही करूँगा कि मैं अपने इस पूरी टीम को फिर मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, बहुत ही नीडेड काम है कि इसमें रिसर्च करके लोगों को गाइड किया जाए। ये बहुत बड़ी खिदमत है इस वक्त जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है और अल्लाह का शुक्र है कि पीमा इस हवाले से ये एक स्टडी है, इसके अलावा भी कई स्टडीज़, कई सर्वेज ऐसे हो रहे हैं जिसमें पीमा शामिल है और इंशाल्लाह ये कि इसमें जिस एस्पेक्ट को हमें इसमें गाइडेंस मिलेगी उससे हम कौम को और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को और कम्युनिटी को और ह्यूमैनिटी को एज ए होल इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफजल, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड। और अब मेरा ख्याल है कि हम सवाल जवाब के लिए फोरम ओपन कर देते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है, हमारी वर्चुअल स्पीकर्स हमारे साथ प्लीज जी, किसके नाम सवाल है बता दीजिएगा। मेरा नाम इमरान है, मैं स्टॉक से ये मेरा जनरल क्वेश्चन है पूरे पैनल से। मुमताज अली खान साहब ने जिक्र किया था कि हम पॉजिटिविटी जो है वो डिक्लाइन पे कोविड-19 केसेस अगेन पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। एक तो ये कि एक जनरल एक आम आदमी का जो इंटरेस्ट होता है पूरे पैंडेमिक में कि हम नेशनली किस स्टेज पे कोरोना वायरस हमारा पीक फैक्टर आना है, हम उससे गुजर गए हैं या हम एक ओवरऑल फेज में मुझे कर्व की बात होती है, वो कर्व पाकिस्तान में किस स्टेज। दूसरा ये कि पिछले दिनों असद उमर साहब ने NSCOC की मीटिंग जो बाद में पब्लिश भी हुआ और रिपोर्ट भी हुआ, उन्होंने जिक्र किया कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस का स्टेटस है वो हौसला अफजा इस सेंस में है कि हमारे केसेस नंबर गिर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में कमी हुई है
लेकिन साथ ही उन्होंने एक जो तशवीश का इजहार किया वो ये कि सिंध में सूरत हाल इतनी हौसला अफजा नहीं है। आप लोग चूंकि चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ट्रेंड और ये चीज़ों को, तो उनकी इस राय के बारे में आपका क्या ख्याल है और एक जनरली आप किस प्रकार के इस पाकिस्तान में थोड़ा बहुत डॉक्टर मुमताज, आप अगर इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे प्लीज। अनम्यूट कर ले, अपना माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। क्वेश्चन इनका मुझे क्लियर नहीं है, आप रिपीट कर दे तो मैं जवाब दे सकूं। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बात की है कि पॉजिटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं, क्या ये बात सही है? इसकी वजूहत क्या है? और दूसरी बात ये है कि क्या कराची में केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीओसी ने कहा है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। और इसको और सेकंड वेव की बात एक कब हुई है, तो अगर केस कम हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम कोई सेकंड वेव देखने जा रहे हैं, वो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, और इसमें ऐड कर लें डॉक्टर मुमताज के सवाल में ये था कि क्या हम पीक तक पहुंच गए या पीक आने वाली है अभी, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। ठीक, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस है और इस वक्त इसी पे बात हो रही है कि वेयर वी आर राइट नाउ। दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिविटी कम हो रही है, लेकिन जो दूसरे साइड पे हम देखें तो हमारे पास टेस्ट भी कम हो रहे हैं। जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे हॉस्पिटल्स में और डॉक्टरों के पास जा रहे थे और अपने टेस्ट करवा रहे थे, वो लोगों का जो हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर है वो भी डाउन जा रहा है। और इसकी 2-3 रीजंस है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो ये कि एक तो काफी सारे लोगों को अंदाजा हो गया है कि कोविड के क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसकी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है। बस अगर नज़ला जुकाम बुखार है, बदन दर्द है तो 10 दिन घर पे बैठे और आप ठीक हो जाएंगे और हॉस्पिटल जाने और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये परसेप्शन है। दूसरा परसेप्शन ये है कि चूंकि हर एक आउटब्रेक, एपिडेमिक और फिर इस तरह नई डिजीज में जो शुरू में गवर्नमेंट्स करती है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद या पाकिस्तान में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में होता रहा है कि जहां भी केस डिटेक्ट होता था वहां पे गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव हो जाती थी, वो जाती थी वहां पे, घरों को क्वारंटाइन करते थे, पूरे इलाके को भी कई दफा क्वारंटाइन किया गया है। और फिर कुछ गलतियां भी हुई है, जैसे कि पेशेंट के नाम मीडिया पे आते थे और कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई थी। तो मोस्टली लोग इसी वजह से डर रहे हैं और टेस्ट करने नहीं जा रहे। सो मैं आपके थ्रू ये थोड़ा सा इंकरेज करूंगा लोगों को कि चूंकि वी आर इन द मिडल ऑफ द बैटल राइट नाउ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द पीक और वी एंडेड द आउटब्रेक। हम एक और वेव एक्सपेक्ट करते हैं और चूंकि इस वायरस में म्यूटेशंस आती रहती हैं, इसकी जो हार्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है वो अभी तक दुनिया में क्लियर नहीं है कि क्या आधे लोग अगर इन्फेक्ट हो जाएंगे तो हार्ड इम्यूनिटी आएगी या नहीं आएगी। दूसरा जो रिसर्च बता रहा है वो ये कि जो एंटीबॉडीज बनती है वो 2 से 3 महीने तक वैलिड रहती है, उसके बाद हो सकता है दोबारा बंदे को इन्फेक्शन हो, और ऐसे एविडेंसेस भी है। इसलिए लोगों को अपने जो प्रोटेक्शन है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो छोड़ने नहीं चाहिए। और ईद आ रही है, जैसे सर ने बताया कि ईद के दौरान हमें गलतियां जो हमने की है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो लोग जरूर टेस्ट करवाएं। अभी गवर्नमेंट उस तरह पीछे नहीं पड़ती जैसे पीछे पड़ते थे, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास केसेस कम थे और हम चाहते थे कि हम कन्फाइंड करें केसेस को, एक जगह पे आइसोलेट कर दें। अब तो हमारे हर मोहल्ले में, हर घर में कोई ना कोई केस अवेलेबल है, इसलिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली लोगों को कन्फाइंड नहीं कर रही है। सिर्फ अगर किसी घर में केस हो तो उसी घर को वो क्वारंटीन डिक्लेयर करते हैं, पूरे गाँव को भी नहीं करते या पूरे मोहल्ले को भी नहीं करते। तो मैं इनकरेज करूंगा लोगों को कि टेस्ट करवाएं। गवर्नमेंट तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में 138 या 140 जगहों पे ये टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से आधे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में है और वो फ्री ऑफ कास्ट है। सो फ्री ऑफ कास्ट जहाँ टेस्ट हो रहे हैं वहाँ जाएं, अपने आप को टेस्ट करवाएं। अगर खुदा न खास्ता आप में डिजीज है तो वो एक तो हमारे पास डिक्लेयर हो जाएगी, दूसरा आप प्रिकॉशंस ले सकेंगे, आपके वजह से कोई और इन्फेक्ट नहीं होगा। सो हमारे पास टेस्टिंग भी कम हो रही है और पॉजिटिविटी फॉर्चुनेटली कम हो रही है। अच्छी बात है कि उसमें पॉजिटिविटी जो रेशियो पहले जून में थी या जुलाई के शुरू में थी, वो अभी जुलाई के सेकंड वीक में नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। सो थिंग्स आर गोइंग एनकरेजली। लेकिन ये है कि अगर ईद पे हमने ये गलतियां रिपीट की, दोबारा गैदरिंग की, दोबारा उसी तरह, और स्पेशली इस दफा गैदरिंग बहुत ज्यादा इसलिए होनी है कि एनिमल मंडियां लगनी है और वहां पे लोग बहुत ज्यादा गैदरिंग करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जानवर खरीदें, जरूर खरीदें, और एक बंदा जाए घर से, या अगर पूरा ग्रुप है तो ग्रुप में से 2 बंदे जाएं और जानवर खरीदें, मैक्सिमम ना जाएं। बच्चों को तो बिल्कुल ना लेके जाएं। ठीक,
सेकंड वेव सेकंड वेव ये पूछ रहे हैं कि जी सेकंड वेव आपके ख्याल में कब तक पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है? एग्जैक्टली इसमें कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जैसे चाइना में सेकंड वेव कुछ इलाकों में आया है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं है। और उन्होंने इसको जो इस वक्त सिचुएशन है, उन्होंने नाम दिया है न्यू नॉर्मल का नाम। सो ये एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि सेकंड वेव दुनिया के कई मुल्कों में आ सकते हैं। मैं एक अगर देखिए, एक कोविड-19 के बारे में एक चीज ध्यान में रखें कि पूरी दुनिया में किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि आगे क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर 125 पेशेंट जो है वहां पे एकदम से जिस मुल्क के बारे में हम समझ रहे थे कि वहाँ शायद जो है वो कोविड खत्म हो गया है, वहां पे एकदम से दोबारा से एक सर्ज आ गया है। तो इसकी जो आज मैं एक और स्टडी देख रहा था जिसके अंदर यूरोप के अंदर 60,000 प्लस पेशेंट्स की स्टडी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि जी एंटीबॉडीज कितने % लोगों के अंदर है, तो वो नंबर बहुत ही कम मिला उनको। तो जो हर्ड इम्यूनिटी है इसके बारे में भी अब हम मजीद जान रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर बासित ने भी कहा कि अब 4 महीने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं स्टडीज के, तो जो हमारे पहले परसेप्शंस थे वो क्लियर हो रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि जी पहले हमारा ख्याल था कि जी ये इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि हमें पता है कि नहीं है। इसी तरह हमारे बहुत से मिथ्स और हमारे जो अजम्पशंस थे वो करेक्ट हो रहे हैं। तो एक हमारे वेबिनार करे तो उसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि द साइंस कीप्स चेंजिंग, और आज की जो ये जो रिपोर्ट है यूरोप की 60,000 प्लस, जिसने 19 लैब्स ने उसके टेस्ट को वेरीफाई किया, इट्स अ क्रेडिबल स्टडी, और द नंबर्स ऑफ एंटीबॉडीज आर वेरी वेरी लो। सो मेरा ख्याल है कि हमें ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि अभी हमें बहुत ज्यादा नहीं पता इस डिजीज के बारे में, और एज वी मूव फॉरवर्ड हमें पता चलता जा रहा है, लिहाजा एहतियात ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो नो वन नोज के सेकंड वेव पाकिस्तान में एग्जैक्टली कब आएगी। जी अच्छा, नौत भाई जानना चाहता था कि एक तरीके टेस्ट जो आपके सर्वे है इसका तरीकाकार क्या होगा, जिसमें आपने डायबिटीज में किया टेस्ट भी किए जा रहे लोगों को नहीं पता, तो क्या आप टेस्ट भी करेंगे, एंटीबॉडीज करेंगे, और कितने अरसे से इसको कंपाइल कर लेंगे? क्योंकि अगर आपने कहा कि हेल्पफुल होगा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो फ्रंट लाइन पर सर्वे की बात होगी, सर्वे में नो ब्लड इन्वॉल्व है। जी, ये जो सर्वे है ये बेसिकली एक जनरल नेशनल सर्वे है, एक बात। दूसरा ये कि ये इसमें सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इसमें लिखा हुआ बड़ा क्लियरली, जिन्होंने टेस्ट करवाया होगा। सो वो अफराद फॉर एग्जांपल जिनको अगर कोई सिम्टम्स है, बुखार है, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, हम उनका डेटा इसमें जमा नहीं करेंगे। तो इसको तरीका ये है कि हम इसको अपने नेटवर्क्स में, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी एसोसिएशन है, उसके थ्रू NIH की हमें सपोर्ट है, हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड, पीमा, ये 3 बहुत बड़े इदारे हैं जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे पास एक्सेस है उन पेशेंट्स की जो टेस्ट करवाते हैं, हम उनको ये सर्वे भरने के लिए दे रहे हैं ताकि हमारे पास जो डेटा जमा हो वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉपुलेशन का हो जिसने टेस्ट करवाया। मकसद क्या है, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं कि इसमें जो आपने ये भी बताया कि चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, उसको भी आप इस सर्वे में इंक्लूड करें, तो आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगा डॉक्टर नवीद बेसिकली शी इनिशिएटेड दिस सर्वे एंड द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट, तो मैं डॉक्टर नवीद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल का जवाब दे सकती प्लीज। जी, असल में जितने भी हमने चूंकि शुरू ये किया था ना कि हमने जितने लोग टेस्टेड हैं उनका डाटा जमा करना है और उसका एनालिसिस करना है। इसका मतलब ये था कि वो लोग जो किसी वजह से टेस्ट हो गए, 3 बातें मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कही थी। एक तो वो जिनको बीमारी थी इस वजह से उनका टेस्ट हुआ, दूसरे वो थे जिन्होंने किसी की केयर की इसलिए उनका टेस्ट हुआ, कि कितना परसेंटेज उन लोगों को हो जाता है वो आर केयर टेकर्स। तीसरी बात ये थी कि दे वर नॉट इन्फेक्टेड एंड दे वर, उनको कहा गया कि ये टेस्ट किया गया। ये एक कम्युनिटी का एटीट्यूड है जो हमें आखिर में पता चलेगा कि या तो हम इतने केयरफुल हुए कि हमने हर एक शख्स का टेस्ट करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में हर बंदा जो जाता है, जो अगर सर्जरी के लिए जा रहा है या किसी और एडमिशन के लिए जा रहा है, उसका कोविड किया जाता है, वो एक रैशनल बात है, इसलिए कि हॉस्पिटल्स आर द प्लेसेस वेयर द पेशेंट्स कम एंड दे शुड नॉट बी लेफ्ट, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसमें भी ये है कि चाहे वो रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट है, लेकिन अगर वो कोविड है, वो नॉर्मल ओटी में ऑपरेट हो जाता है, तो वो खतरा ये होता है कि बहुत सारे और लोग जो है इनकमिंग पेशेंट्स अफेक्ट होंगे। लेकिन वो डाटा जिसकी आपने बात की है कि
कि अब बहुत सारे लोग जॉब के इंटरव्यूज के लिए आते हैं और उनको कहा जाता है कि कोविड कराएं। बहुत सारी कॉल्स हमें आती हैं कि जी हमारा बेटा गया और उसका ये टेस्ट हुआ, उन्होंने वो सिम्टोमेटिक नहीं था लेकिन उसके बावजूद उसको उन्होंने क्वारंटीन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो भी कम्युनिटी में चल रहे हैं और उनका हमें इससे पता चल जाएगा। जो नेगेटिव होंगे उनका डाटा आ जाएगा कि दे वर टेस्टेड एंड दे डिड नॉट हैव द डिजीज, तो कितने परसेंटेज है और रेशियो पता चल जाती है हमें, परसेंटेजेस पता चल जाएंगी कि कितने इतने हजार में से कितने लोग थे जो पॉजिटिव हुए एज वगैरह के हिसाब से और क्यों कराया गया। एक क्वेश्चन उसमें जो है ना जो आंसर करना है आपने लिख के, ये भी है कि फिर पीसीआर कराया क्यों गया। सो आखिर में इंशाल्लाह बहुत सारे वेरिएबल कंपेयर होते हैं, एनालाइज होते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा जो है वो इंशाल्लाह हमें मिलेगा। और तकरीबन 2 माह हमारा इनिशियली इरादा है कि हम इसको करेंगे, 2 माह के लिए स्टडी करेंगे और जो सिग्निफिकेंट रेट ऑफ जो स्टैट्स के फॉर्मूला के साथ हमारा निकलता है तो 2500 पेशेंट्स तकरीबन मिनिमम हमें चाहिए होंगे और इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम डॉक्टर नवीन मैं ऐड कर दूं जरा। देखिए ये स्टडी बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए, बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारे यहाँ जैसे भी बात आई यूरोप में एज 50 प्लस ज्यादा इन्फेक्टेड है, तो हमारे यहाँ क्या एज कट ऑफ है। ये यूरोपियन डेटा है कोमॉर्बिड्स का कि इतने हाइपरटेंसिव थे, इतने डायबिटिक्स थे, इतना तो रेस्पिरेटरी डिजीज थी एक्सेट्रा। हमारे यहाँ कितने कोमॉर्बिड्स हैं। फिर जैसे बात आई रीजन ऑफ टेस्टिंग, हमारे यहाँ बाज फैमिलीज ने पूरी फैमिली ने टेस्ट करा लिया और बाजों ने पूरी फैमिली इन्फेक्टेड थी मगर टेस्ट नहीं कराया। तो व्हाट वर द रीजन फॉर बीइंग टेस्टेड एंड फॉर नॉट बीइंग टेस्टेड। एंड देन सिम्टमोलॉजी के हिसाब से माइल्ड सिम्टम्स कितनों को थे, मॉडरेट। फिर जिनको माइल्ड सिम्टम्स थे उनको जैसे माइल्ड को ट्रीट करना है वैसे ट्रीट किया गया, जैसे माइल्ड सिम्टम्स में भी एंटीकोगुलेंट फॉर एग्जांपल दे दिए, सबको एंटीबायोटिक्स दे देंगी, ये सब सर्वे से सामने आ जाएगा। ऑन द कंट्री मॉडरेट डिजीज थी, इनको जल्दी एंटीकोगुलेंट देना था, इनको स्टीरॉइड्स पे डालना था ताकि इनका ट्रांजिशन रुक जाता मॉडरेट से सीवियर, तो दिया गया कि नहीं दिया गया। तो ये बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का टेस्ट। जो आपका सवाल था ना उसमें ये इस सर्वे में इंटरवेंशन नहीं कर सकते और नेशनल लेवल पे इंटरवेंशनल स्टडी शुरू करने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए। अभी जो NIH का और PHRC का क्रेडिट है और मिनिस्ट्री काम कर रही है और ये जो मैंने बताया जावेद अकरम साहब के साथ पूरी एक टीम डेवलप की गई जो इंटरवेंशनल स्टडीज कर रहे हैं कि कौन सी दवाई ज्यादा काम की है, कि कितने पेशेंट्स ऐसे थे जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है, कितने पेशेंट्स ने स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड किया है, कितने पेशेंट्स एंटीबायोटिक से सही हुए और एंटीकोगुलेंट वर्सेस नो एंटीकोगुलेंट, तो क्या रिजल्ट्स हैं। तो ये वो साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जो आपको फिर कंक्लूसिव ट्रीटमेंट बताती है। वो इंटरवेंशनल स्टडीज होती है, उनको अक्सर आपको रैंडमाइज्ड कंट्रोल करना होता है या डबल ब्लाइंड या सिंगल ब्लाइंड एटलीस्ट करना होता है। ये प्योर बेसलाइन नेशनल लेवल का सर्वे है ताकि डेटा सामने आ जाए कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थे कोविड के नेशनल। तो मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि इसमें जो हमारा सैंपल साइज होगा वो 2200 पेशेंट्स होंगे जिनको हम स्टेटिस्टिकली एनालाइज करेंगे। ये 2200 से भी ऊपर हो सकते हैं लेकिन जो मिनिमम हमें नंबर ऑफ डेटा चाहिए वो 2200 का होगा। ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है। और इसमें जैसा कि डॉक्टर बासित ने, डॉक्टर नवीन ने कहा, जस्ट टू समराइज कि हम इसमें जो गैदर कर रहे हैं डेटा को गैदर कर रहे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में भी इस तरह का डेटा शायद अवेलेबल नहीं है। एक तो गैदर कर रहे हैं, उसको हम असेस कर रहे हैं, पीछे से जब हमारे डेटा आ जाएगा सिम्टम्स का हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगा कितने फीसद लोगों में कौन से सिम्टम्स थे। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगर फॉर्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और अदर ट्रीटमेंट का भी हम सवाल कर रहे हैं। चौथा ये है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है इस डिजीज का, वो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हमें कुछ विजिबिलिटी मिल जाए एंड आउटकम्स। और टाइमलाइन क्या है? ये तो टाइमलाइन का मतलब होता है कि अगर फर्ज करें जिस वक्त हमें 2200 पेशेंट हमारे पूरे हो जाएंगे हम उसकी एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे
और लेकिन ये डिसीजन हमारा पूरा ग्रुप का होगा कि हम इसको कब तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पीक कब आएगी, हमें नहीं पता सेकेंड वेव अल्लाह ना करे कब आएगी। तो जितना हमें पता है हम उस पर तो कम अज कम काम कर रहे हैं। उससे नॉर्मल होता है कि एक वायरस होता है, वायरल प्रोसेस कन्वर्टेड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ भी क्या वही सूरत है कोविड में भी कि वो जो प्राइमरी वायरल इन्फेक्शन है वो इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जब अगर ऐसी सूरत है तो फिर ये कोविड इतना डेंजरस क्यों हो गया? देखिए, ये एक तो बात यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। हजारों लाखों में जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रेट उसमें से 5-10% निकलता है, वो भी ऐसे मुल्कों में जैसे पाकिस्तान है कि जहाँ हमें और भी मल्टीपल हाइजीन और वाटर और ये वाटर बोर्न डिजीजेज, एयर बोर्न डिजीजेज फेस करते हैं, वहाँ सेकेंड इन्फेक्शन। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लेस देन 1% है कि वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो समझिए। और हमारे यहाँ भी कितना परसेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हुआ, ये जैसे मैंने कहा इंटरवेंशनल स्टडीज, हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज का जब डेटा आएगा, जब बात सामने आएगी कि इनमें से वायरल प्योर कितने रहे और बैक्टीरियल कितने हुए, क्योंकि अभी तो हमारे पास एट रैंडम या एनेक्डोटल डेटा है। आप फैमिली फिजिशियंस पास चले जाएं, बुखार के साथ वो हर एक को एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं और बस 5 दिन बाद मरीज भी सही हो जाता है और वो डॉक्टर भी खुश है। अब यही नहीं पता कि ये कोविड-19 प्लस था, माइनस था, इसका टेस्ट कराना चाहिए था कि नहीं, ये बैक्टीरियल था, जब ये एरिथ्रोमाइसिन से रिस्पॉन्ड किया, एंटीवायरल बगैर सही हो गया, ये डेटा हमारे पास नहीं आएंगे। और ये जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, चेयरमैन साहब ने कहा और मुमताज साहब ने बताया कि अब लोगों ने टेस्टिंग कम कराना शुरू कर दी। उसकी एक वजह यही है कि टेस्ट के बाद जो निकलना है 90% पॉपुलेशन घरों में होम आइसोलेशन से ही सही हो रही है। और इसमें WHO की जो रिकमेंडेशन लेटेस्ट आ रही है वो भी मिडिल इनकम और लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए आ रही है कि आप नेसेसरीली हर एक को टेस्ट ना करें। ये इससे बात सामने आ जाएगी सर्वे से कि आर वी डूइंग मोर टेस्ट देन कि भाई नेगेटिव टेस्ट ज्यादा आ गए। फॉर एग्जांपल 2000 का डेटा है, 1800 के तो नेगेटिव आएंगे, तो क्या फायदा वो भी कराने का। ये बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक इस सर्वे से सामने आ गई। आपने जो डेटा की क्लासिफिकेशन दी है, जब ये डेटा आपका मुकम्मल हो जाएगा, जो भी आपको फिगर्स ठीक कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड NCOC बना हुआ है, जिसको के डेटा लेते हैं, सिर्फ जमा करते हैं और कि अभी पीक पे होगा इस तरह से, तो उनसे कुछ आप डेटा लेंगे या उनसे कुछ चीजें शेयर करेंगे? क्योंकि इस वक्त एक NCOC बनी है जो कि सिर्फ लोगों को डराने के लिए या फिर इस तरह करने के लिए कि जो आपकी एक्सपर्टीज है वहाँ के डॉक्टर से या वहाँ के जो हेड्स हैं उनसे, कि उनको कुछ चीज बताई जाए ताकि कुछ पोजीशन तो निकल के आए। क्योंकि PTI का एक वजीर जो है वो कुछ और कहता है कि पीक पे पहुंच गए, इतने लोग मरेंगे, वजीर आज़म कहते हैं कि नज़ला जुकाम है। तो ये आप लोग उनसे कंसल्ट करके उनकी कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर सकते हैं या आपके साहब आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? मुमताज साहब या अफजल साहब, एनीवन? डॉक्टर मुमताज, आप चाहेंगे इसका जवाब देना? अनम्यूट कर लें प्लीज। सवाल सर आप रिपीट करके मुझे बता दें इनका। ये सवाल का ये है कि हमारी जो एनालिसिस है या जो रिजल्ट्स हैं, क्या हम NCOC से शेयर करेंगे ताकि NCOC को भी हम जो है वो हेल्प करे डिसीजन मेकिंग के अंदर? ये मैं समरी बता रहा हूँ, तो जरा तफसील था, आप बताइए। क्योंकि NIH इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ NCOC, जितना भी डाटा हमारे पास NCOC में दिखाया जा रहा है वो NIH के थ्रू जाता है। NIH और जो EOC इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है हमारा, उनके थ्रू जाके NCOC में या इंडिया में के साइड पे जो डाटा आ रहा है, डेफिनेटली हमारे पास प्रोविंशियल जो हमारे डिजीज सर्वेलेंस यूनिट्स हैं और फिर हमारा फेडरल डिजीज सर्वेलेंस यूनिट्स, फिर हमारा पोलियो EOC, ये सारों के इनपुट्स होते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज इस वक्त हो रही है जिसमें NIH शामिल है, वो डेफिनेटली NCOC में उनके फाइंडिंग्स, उनके रिसर्च फाइंडिंग्स जाएंगे और वो इस पे डेफिनेटली वी आर वर्किंग फॉर डिसीजन मेकर्स। जितने भी ये सर्वेज है या रिसर्च है, ये एविडेंस पैदा करने के लिए है। अगर हमारे पास इसमें कोई अच्छे एविडेंसेस आते हैं तो डेफिनेटली वी विल शेयर विद द डिसीजन मेकर्स। ठीक है, ये शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और NIH का इस
इस कोलैबोरेटिव के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के होने से हमें ये एडवांटेज है जो आपने सवाल किया कि हम इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारी जो एफर्ट है उससे गवर्नमेंट भी फायदा उठाएगी और हम भी उनके रिसोर्सेज से फायदा उठाएंगे। सर आप लोग गवर्नमेंट की कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई या गवर्नमेंट का जो भी वकील आता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेदर इट इज पीएम इमरान खान और वेदर इट इज मिनिस्टर हेल्थ जो भी है, उनमें कंफ्यूजन लगता है। तो उस कंफ्यूजन को आप लोग डॉक्टर्स कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमारा काम एज फिजिशियन, एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एज साइंटिस्ट, हमारा काम रिसर्चर, हमारा सिर्फ एक काम है, हम एविडेंस जमा करें। उसके तरीके हमने आपके सामने एक सर्वे रखा और वो एविडेंस या डेटा या एनालिसिस हम गवर्नमेंट को और एनजीओस को जो जो इस पे काम उनको शेयर कर लें। अब डिसीजन मेकिंग हर एक की अपनी होती है एंड आई एम श्योर कि जब ये डेटा आ जाएगा इट विल कंट्रीब्यूट इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इंशाल्लाह। जी मैं अपने वर्चुअल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवीद, आपने ये सर्वे इनिशिएट किया, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर मुमताज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ब्रिंगिंग NIH ऑन बोर्ड, एंड डॉक्टर अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। People who are hypertensive are more at risk of dying than diabetics. With COVID, yes.